हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स पॉलिटी के इस हफ्ते के। तो वीकली करंट अफेयर्स के अंदर हमारे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं पूरे हफ्ते के, हम टॉपिक वाइज उसको सेग्रीगेट करके रिवाइज करते हैं एंड साथ ही साथ वो करंट अफेयर्स को भी उठाते हैं जो हमने ऑलरेडी पीआईबी और जो आपका डीएनए है उसके अंदर ना किए हों। तो मतलब कि अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो वो आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी एंड जो चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो फर्स्ट है हमारा एंटी कन्वर्जन बिल जो कि कर्नाटका के अंदर पास हुआ है। उसके बाद है एडवोकेट मुकुल रोहतगी के बारे में, इनको अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको हमने रिवाइज करना है। उसके बाद एक नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा, GS2 का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमने करना है। एंड देन पार्लियामेंट ने दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर को रीनेम करने की बात की है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, क्यों इसकी नीड है, ये सब समझेंगे। एंड लास्टली एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 का, तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन की बात करता है, इसको हमें समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करेंगे एंटी कन्वर्जन बिल की जो कर्नाटका में आया है। तो कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इसका नाम है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ने पारित कर दिया है कर्नाटका की। ये विधानसभा की बिल्डिंग है और इन्होंने बहुत ही सुंदर सा ऊपर नेशनल एंथम और नेशनल एम्बलम बनाया हुआ है एंड इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं इस बिल की, तो इसको इनिशियली 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया था और ये बैन करता है किसी भी तरह का फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन, चाहे वो डायरेक्ट मीन्स से हो या इनडायरेक्ट मीन्स से हो। डायरेक्टली मतलब आप किसी को भी कह रहे हो कि नहीं तेरे को अपना धर्म बदलना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अगर आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो कि तू मेरे रिलीजन में आ जाओ, तेरे को ये बेनिफिट दूंगा, तेरे को नौकरी दिला दूंगा एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट परसुएशन से आप अगर किसी को फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्शन करते हो तो उसको यहाँ पे बैन जो है वो किया हुआ है और इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी ले डाउन किए गए हैं जो स्टेप्स लिए जाएंगे ऐसे ऑफेंडर्स के लिए। तो अगर हम बिल की बात करते हैं तो ये कहता है कि कोई भी वुमेन हो, माइनर चाइल्ड हो मतलब 18 साल से कम उम्र का बंदा हो, SC/ST पर्सन हो या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, यानी कि जो अपने डिसीजंस को खुद से नहीं ले सकता, पागल है या फिर पागल नहीं तो किसी भी तरह के अनसाउंडनेस के अंदर आता है, उसको अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहला फुसला करके अगर आप उसका रिलीजियस कन्वर्जन करते हो तो आपको 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा की जा सकती है और 50,000 रुपये तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हो कि एंटी कन्वर्जन बिल है और इसके अंदर एक और प्रोविजन लिखा गया है, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को करते हो, यानी कि अगर आप मास कन्वर्जन्स कराते हो ऐसे किसी और रिलीजन के अंदर, तो 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक का फाइन हो जाएगा। तो मतलब सज़ा तो आपकी यही रहेगी, आपका जो फाइन है वो जो है 1 लाख तक चला जाएगा। तो अगेन हैवी पेनल्टीज़ की इसमें जो है वो बात की है। और अगर कोई भी पर्सन है जो कि वॉलंटरी रिलीजन को चेंज करना चाहता है तो वो एक डिक्लेरेशन देगा DC को, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपके एरिया के अंदर जो है 30 दिन पहले कि मैं वॉलंटरी अपने रिलीजन को चेंज करना चाहता हूँ एंड वो जो है लेटर जब वो दे देगा, डिक्लेरेशन दे देगा, उसके बाद 30 डेज़ के बाद ही ये चीज़ जो है वो कर पाएगा। ये जो आपकी इंटेंशन होगी, जो आपका इंटेंट लेटर होगा, इसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी ड्यूटी होगी नोटिफाई करना और साथ ही साथ जो भी ऑफिस ऑफ DM होता है, तहसीलदार के ऑफिस होते हैं, उनके अंदर एक पब्लिक नोटिस भी लगाएगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, ये पर्सन वॉलंटरी कह रहा है कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, और अगर फिर भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन के ऊपर आके जो है सुनवाई करी जाए और जो DM है उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो कर सकता है। और अगेन अगर उसके बाद पाया जाता है कि ये जो कन्वर्जन है ये फोर्सफुल था या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंड्यूस्ड था तो उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा और इस तरह का कन्वर्जन जो है वो इलीगल और वॉइड माना जाएगा। साथ ही साथ जो ऑफेंडर है उसे सज़ा भी दी जाएगी। अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की, तो कर्नाटका के अलावा भी अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरह के जो लॉज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका UP हो गया, हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। तो आप कह सकते हो मेजॉरिटी स्टेट्स के अंदर इस तरह के जो लॉज हैं वो ऑलरेडी हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है, जिसको बेवकूफ़ बना करके या फोर्स करके जो है कन्वर्जन किया जा सकता है। सो अगेन आपको इसके बारे में लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्या हमें इस सेंचुरी के अंदर 2022 के अंदर इस तरह के लॉज की ज़रूरत है या फिर ये अननेसेसरी एक बर्डन है ऑन द स्टेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अगेन ये आ जाती है आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगेन हमें पता है कि सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी, एंड ये पहले भी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बार रह चुके हैं। अब ये दोबारा से 1 अक्टूबर से इस पद को संभालेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और इससे पहले जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल हैं, जिनका टेन्योर सितंबर 30 को ख़त्म हो रहा है, एंड ये ऑलरेडी 90 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, और काफ़ी लंबा टेन्योर इन्होंने जो है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निकाला है। अगर जैसा आपको एज का पता चल ही रहा है, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, तो किसी भी एज के पर्सन को आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हो, और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की डॉक्ट्रिन के अंदर आता है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी है, यानी कि सरकार की मर्जी है कि वो कब तक इसको ये पद जो है वो संभालने का मौका दें। मुकुल रोहतगी की बात करें तो ये पहले जब रहे थे तो 2014 से 2017 तक रहे थे, और 2017 के अंदर जो है के वेणुगोपाल जी जो हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो एक सीनियर एडवोकेट हैं। अगेन आपको पता है सीनियर एडवोकेट और नॉर्मल एडवोकेट में 2 फ़र्क होते हैं बेसिकली। एक तो ये कि उनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है, यानी कि हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, वो उनको सुनते हैं, तो उनको एक सुनवाई का मौका जो है वो पहले दिया जाता है। एंड सेकेंडली उनका जो ड्रेस है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम ड्रेस कोड की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस के जो ड्रेस है वो डिफरेंट होता है, और ये सेम ड्रेस होता है सीनियर एडवोकेट्स का। तो देयर कोट, देयर गाउन, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिस्टिंक्शन जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि ये पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट है या नहीं। अगर हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी ऐसा डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट नहीं होता। जिस भी आप कह सकते हो एडवोकेट की कंसिडरेबल प्रैक्टिस हो जाती है उसको सीनियर एडवोकेट कह दिया जाता है आम भाषा में, लेकिन डेजिग्नेशन नहीं होता। डेजिग्नेशन सिर्फ उनका होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एंड उनका जो कोर्ट होता है और उनका जो गाउन होता है दैट इज़ डिफरेंट, एंड दैट इज सेम एज दैट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगेन इनकी बात करें तो ये जो हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट जज थे इनके जो फादर थे, एंड ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं 1999 के अंदर, और इन्होंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है गुजरात रॉयट्स के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, और ये प्रिंसिपल एडवोकेट होते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन सेम होती है जो सुप्रीम कोर्ट जज की होती है, यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा आप हाई कोर्ट जज रहे हों, या फिर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की आपकी प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स की मिला करके, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला करके। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन होती है। मिनिस्टर का इनको जो है स्टेटस प्राप्त होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भी इनको काफ़ी ऊपर रखा जाता है, एंड पार्लियामेंट के सेशंस हों चाहे जॉइंट सेशंस हों उनको ये अटेंड कर सकते हैं, लेकिन राइट टू वोट इनके पास नहीं होता। सो ये जा सकते हैं लेकिन राइट टू वोट नहीं होता, और ऑडियंस ऑल ओवर द कंट्री होता है, किसी भी कंट्री में किसी भी कोर्ट में जाके ये जो है अपनी बात जो है वो कह सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस टॉपिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। तो कोऑपरेटिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो था वो प्रिपेयर किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन द्वारा, जिसके अंदर ये था कि हमें स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेटिव मूवमेंट अपनी कंट्री के अंदर ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर, ताकि लोग कलेक्टिव अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कलेक्टिवली यूज़ करें, एंड उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और उनकी इनकम जनरेशन भी हो। 47 मेंबर्स की कमेटी थी जिसको हेड किया था यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने, एंड इन्होंने बताया था कि हमारा एम है सहकार से प्रोस्पैरिटी, यानी कि सबके साथ के साथ प्रोस्पैरिटी को लेके आना। तो अगेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस पॉलिसी को 2000 में बनाया गया था। 2002 की जो पॉलिसी है वो अभी तक एग्जिस्टिंग है, और इसके अंदर सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को जो स्टेट्स हैं या नेशनल लेवल के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, यूटीज़ हैं, उन सबको भी मौका दिया गया था कि वो भी अपनी अपनी बातें जो हैं वो कहें। अगर हम प्रेजेंट ट्रेंड की बात करते हैं तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ पे वो लगभग 9 लाख के करीब हैं, और अगर हम इनका मेंबर बेस की बात करें तो 29 करोड़ है। तो आप कह सकते हो कि हम मोर देन 1/5 लोगों को ऑलरेडी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर लेके आ चुके हैं, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग के द्वारा हो, फार्मर्स के लिए डायरिंग के द्वारा हो, फिशरीज़ हो, क्रेडिट्स हो, मार्केटिंग हो, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स बहुत सारी होती हैं, इसके अलावा बैंकिंग हो तो कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाते हैं। तो इन सब के थ्रू हम लोगों को जो है वो जोड़ रहे हैं। अगर हम एम की बात करते हैं तो एम जो है मिनिस्ट्री का वो यही है
कि हम सबको जो है इस तरीके से लेके आएँ ताकि उनके कलेक्टिव गेन्स आ सकें बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेज। तो उनके जब रिसोर्सेज पूल होंगे वो एक बड़े एरिया को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, एंड वो जो कलेक्टिव गेन्स आएंगे उससे उनकी इनकम जनरेशन भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके स्टैटिक पार्ट से वो ये है कि कोऑपरेटिव्स को क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी हुई है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, क्योंकि 97th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा आया था उसके अंदर हमने एक प्रोविजंस बनाए थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव जो स्ट्रक्चर है इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड की हुई है। अगर हम ईयर की बात करें तो 97th अमेंडमेंट कब आई थी, तो ये आपको याद होना चाहिए 2011 में आई थी। हमने जो पॉलिटी के मैराथन MCQs किए थे जिसमें आई थिंक हमने 500 के करीब क्वेश्चन तो डिस्कस किए ही थे, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था। तो अगेन ये सारी चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इनकम जनरेशन होगी, लोगों को काम आएगा, बिजनेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, अगेन स्किल्स का फ़ायदा होगा। अब आप सोचिए कि अगर किसी के पास ये ऐसी एक लैंड है और वो 4 या 5 या 8 लोगों में बंटी हुई है और उसके अंदर वो अलग अलग कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ भी उगा नहीं पाएंगे या थोड़ा ही गेन हो पाएगा। लेकिन अगर इन सबको जोड़ के वो एक लैंड की तरह यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं कि ये पूरी की पूरी एक लैंड है, तो आपकी वेस्टेज कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी बाढ़ लगेंगी वो बाढ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जो अलग अलग लोग कर रहे थे। एक ही बड़े ट्रैक्टर से एक बार में सारी जगह पे जो है खुदाई हो जाएगी, सीडर से सीडिंग हो जाएगी, हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन बेसिकली हमारा जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है और जो आपका यूनिसिट्राल जो हमारी यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है ऑन आर्बिट्रेशन, उसको मिलाकर के एक एक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके मामलों को कोर्ट के बाहर कैसे सुलझाया जा सकता है आर्बिट्रेशन से, यानी कि जिसमें एक बंदा बैठ के मैटर को डिसाइड करेगा जैसे जज करता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में कंपैरेटिवली, उसमें कोई CPC CRPC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडिएशन से यानी कि बातचीत करके, या कंसिलिएशन से, वो भी एक किस्म की बातचीत ही होती है, वो और ज़्यादा लेस फॉर्मल होती है। तो इनमें से किसी तरीके से मामले को सुलझाना, इसको हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन या मीडिएशन बोलते हैं। तो आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, जो बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो सारी चीज़ें आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनली जाती हैं। तो उसके लिए हमने इस सेंटर को बनाया था क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया काफ़ी बड़ा हब बने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो करोड़ों के केसेस होते हैं वो यहाँ पे आएँ। अब इसके अंदर जो हमारे पास ओल्ड इंस्टीट्यूट था वो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी कि ADR। इसको रिप्लेस करके हमने 2019 में बनाया था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो कि बहुत ही अच्छा काम जो है वो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब क्योंकि दिल्ली इसमें आ रहा है तो लोग इसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको कम ना समझे, तो इसलिए हम उसको रीनेम कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से, इससे कि हम और ज़्यादा विख्यात हो सकें और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को, कंसिलिएशंस को एक प्रोफेशनल वे में जो है कंडक्ट करवा सकें। और अगेन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप्रोच करें, स्पेशली जो कंपनीज़ हैं या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इससे उनका भी फ़ायदा है और यहाँ पे हमारा भी फ़ायदा है। प्लस इसमें जो लीगल ल्यूमिनरीज़ हैं उनकी नॉलेज का हमें फ़ायदा होगा, जो एडवोकेट्स हैं उनको और ज़्यादा काम मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का काम करेगा। तो ओवरऑल अगर हम फॉरेन फंड्स इंडिया में आएंगे तो इंडिया की GDP की भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जैसे इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली IT के अंदर जैसे ही फॉरेन का काम आया बहुत ज़्यादा लोगों के पैकेजेस बढ़े, राइट, पैकेजेस बढ़े तो उनकी स्पेंडिंग्स बढ़ी, तो उससे GDP को ग्रोथ मिली। सिमिलरली अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की डेट में अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप फॉरेन अकाउंटिंग का बहुत काम आने लगा, जिससे कि जो CAs हैं उनकी अनप्रेसिडेंटेड सैलरीज़ में ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डिकेड। अगर प्रीवियस डिकेड में देखें तो इतनी ज़्यादा सैलरीज तो स्पेशली नहीं थी, राइट, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इंटरनेशनल जो काम है, फॉरेन अकाउंटिंग का काम है, उससे यहाँ पे ग्रोथ मिली। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर लीगल प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल काम नहीं होता, लेकिन अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जैसे काम आते हैं तो लीगल फील्ड के अंदर भी एक बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और हायर वाइट कॉलर जॉब तो वैसे ही है, तो वो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अब सेंटर जो है इसको इसीलिए रीनेम कर रहा है क्योंकि हम एक वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना चाहते हैं, इंडिया को हब बनाना चाहते हैं किसी भी तरह की इंटरनेशनल या डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का और कंसिलिएशन का। इसके अलावा क्योंकि नाम के आगे इंडिया लग जाएगा तो एक यूनिक नेम भी बन जाएगा
और नेशनल इंपॉर्टेंस का भी हो जाएगा, तो हर एक पर्सन को जो है वो पता होगा कि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है। अगर अब बंदा बोलता है कि दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो एकदम से उसका जो ध्यान है वो उतना नहीं जाता जितना अट्रैक्टिव इंडिया वाला है। सो दिस वॉज द मेन एम जिससे कि इस लॉ को पारित किया गया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसको भी लोकसभा ने पारित किया था ताकि हम जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हमारा 2001 का चल रहा है, जो बताता है कि कितनी बिजली बचानी है, कैसे कंजर्व करनी है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए जा सकें। तो क्या कुछ अमेंडमेंट्स इसके अंदर किया गया है? एक तो ये कि जो भी आपकी कंजम्पशन किसी भी इक्विपमेंट में, बिल्डिंग में, अप्लाइंसेज में, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रेगुलेट और रेगुलराइज करना है। इसके अलावा डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स बनाने हैं। मतलब डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स कौन होंगे? जैसे कि इंडस्ट्री है जो कि स्टील, माइनिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट का काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है तो रेलवेज हो गया। कमर्शियल बिल्डिंग्स है तो वो किस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो इस तरह से आपको डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स बना रहे हैं जो कि आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं या नॉन फॉसिल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर वो फेल कर देते हैं अपने ऑब्लिगेशंस को जो है मीट करने में, तो उसमें 10 लाख तक का उनको पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। जो नई बिल्डिंग्स बनेगी उनके लिए बिल्डिंग्स कोड बनाए जाएंगे जो कि एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे के बनाए जाएंगे। वो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं। जो लोड्स हैं, थ्रेशहोल्ड्स हैं, उनको चेंज कर सकती है। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं जो कंज्यूम करते हैं या जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनके लिए भी अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। उन पे भी 10 लाख तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है अगर वो नहीं करते। तो इसको रेगुलेशन का काम कौन करेगा? रेगुलेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर ऑलरेडी बॉडीज़ बनी हुई हैं, तो हम कोई नई बॉडी नहीं बना रहे। उसको बोलते हैं SCRC, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हर स्टेट के अंदर अपना एक रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन होता है। जैसे अगर हरियाणा है तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी HERC हो गया, राइट। तो एस की जगह पे एच आ गया। तो इस तरीके से यूपी हो गया तो यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि सारे केसेस की सुनवाई करता है। तो इट इज़ मोर लाइक अ ट्राइब्यूनल की तरह का ही काम करता है और उन केसेस की सुनवाई करता है, पेनल्टीज़ लगाता है, और साथ ही साथ अगर कोई ऑफेंडर्स हैं तो उनको जो है पनिशमेंट्स प्रोवाइड करनी है वो करता है। और अगर आप यहाँ पे जो है मैटर्स को हार जाते हो तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट की रेमेडी आपके पास फिर भी ओपन जो है वो रहती है, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ SCRC, तो उसके बाद आपके पास मौका होता है कि आप हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन के थ्रू जा सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारा कुछ वीकली जो है वो रिवाइज हो गया होगा। इसके अलावा आज ही हम आपको वीकली जो साइंस एंड टेक में चल रहा है एंड जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पोर्शन है उसको भी हम करवाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप UPSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो अनअकैडमी का GS सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। प्लस, आइकॉनिक और लाइट तीनों ही आप ले सकते हैं। आपको इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आइकॉनिक में आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं ANI7 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आप स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि आई विल बी योर पर्सनल मेंटोर। जो भी आपको अनअकैडमी की जर्नी है उसके अंदर या आप कोई डाउट्स हो तो वो भी मैं आपके क्लियर करवा पाऊंगा। So this was it for this video, and stay tuned for weekly current affairs on economy and weekly current affairs on science and tech and environment. Thank you for watching this video. Have a nice day.